हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये टू बी विद यू का 30 एपिसोड है और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से चैन से मिया के डैड को इतना बड़ा धोखा देता है और उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है। चैनसे के पास मौका था कि वो मिया के डैड को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उन्हें नीचे गिरने दिया, जिसके कारण मिया के डैड पर काफी चोट आई रहती है। इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अपने डैड को इस हालत में देखकर मिया का दिल तो टूट ही जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती है। तभी ओयांग उसको हिम्मत देता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अंकल बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ ओयांग के डैड बस मिया को ही देख रहे होते हैं और वो चाहते थे कि वो उसको सच्चाई बता दे कि वो ही उसके असली डैड है, बट मिया के डैड ने उन्हें ये सब बताने के लिए मना किया था। इसीलिए वो मजबूर थे और मिया को कुछ भी सच्चाई नहीं बता पा रहे थे। ओयांग को मिया की इतनी केयर करता हुआ देखकर ओयांग के डैड को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है और वो सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा जब इन दोनों को पता चलेगा कि ये दोनों कोई लवर्स नहीं बल्कि भाई बहन है। थोड़ी ही देर में मिया डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अपने डैड की हालत के बारे में पूछती है और वो कहते हैं कि क्या वो जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। तो डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड पर तो बहुत ज्यादा चोट लग रखी है, जिसके कारण उनका रिकवर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम जल्द से जल्द उन्हें रिकवर कर दें। दूसरी तरफ ली तो ओरे को रेस्टोरेंट में अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाता है और ओरे वहाँ पर चली भी जाती है। तो उसके बाद ओरे उससे बोलती है कि क्या हो गया, आज अचानक से तुमने मुझे अपने साथ इस तरीके से डिनर करने के लिए क्यों बुलाया। तो ली तो उससे बोलता है कि जब से हम आखिरी बार मिले थे उसके बाद से मैंने तुम्हारे साथ कभी डिनर किया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं तुम्हें डिनर पर बुला दूं। तो उसके बाद ली तो ओरे से बोलता है कि वैसे तुम्हारी वेडिंग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ओरे उसे बताती है कि उसकी शादी की प्रिपरेशन तो काफी अच्छी चल रही है, लेकिन शादी होने के बाद वो बिजनेस नहीं करेगी। ये सब सुनकर ली तो काफी शॉक हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने चैनसे से इस बारे में डिस्कस कर लिया। तो ओरे कहती है कि हाँ। उसके बाद ली तो उससे बोलता है कि चैनसे ने तुम्हारी बातें मानने के लिए हाँ भी बोल दिया। तो ओरे उससे बोलते है कि वो हाँ क्यों नहीं बोलेगा, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और उसको ये तो पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में कितना ज्यादा रेस्ट चाहिए होता है। बाय द वे, मैंने इस बिजनेस पे अपने बहुत सारे साल लगा दिए, अब मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा रेस्ट लूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। ये सब सुनकर ली तो ओरे से बोलता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जब ओयांग फ्रांस और बैंकॉक गया था तो उसके शेड्यूल के बारे में चैनसे को भी पता था। ये सब सुनकर ओरे उससे बोलते कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम मुझ पर शक करते हो क्या। फिर ली तो उससे बोलता है कि मैं तुम पर शक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे चैनसे पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा सकता है। तुम ओयांग की बड़ी बहन हो और मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम ओयांग के साथ कभी भी बुरा नहीं करोगी। तुम्हें पता है बैंकॉक में जिस दिन हम उन गुंडों से मिलने के लिए गए थे तो चैनसे को पहले से ही वहाँ का रास्ता पता था और तो और लास्ट में ही उस गुंडे का हेड चैनसे के साथ था। पहले तो पूरे दिन भर उस गुंडे के हाथ में फोन था, लेकिन जैसे ही वो चैनसे के साथ गया उसका फोन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हम चाहते थे कि हमें उस गुंडे का फोन मिल जाए ताकि हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले कि उस गुंडे ने ओयांग को किडनैप क्यों किया था, बट हमें वो फोन मिला ही नहीं। उसके बाद जैसे ही हमने चैनसे से उस फोन के बारे में बात की तो वो हम पे गुस्सा करने लग गया। इन सारी चीजों से ही मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे चैनसे का हाथ था। मैं तुमसे ये सारी चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ और भले ही अभी मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, लेकिन पहले तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना, इसीलिए मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ये सारी बातें बता दी, अब इसके आगे का सच जानना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हें इसके आगे का सच पता करना है तो तुम कर सकते हो और अगर नहीं करना है तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको कभी भी फोर्स नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ओयांग के डैड और ओयांग जब हॉस्पिटल से अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि गाड़ी थोड़ा हल्की चलाओ क्योंकि तुम पूरी रात भर सोए नहीं थे। ये सब सुनकर ओयांग अपने डैड से बोलता है कि डैड मुझे गाड़ी तो थोड़ी फास्ट चलानी होगी क्योंकि मिया हॉस्पिटल में अकेली है। ओयांग की बातें सुनकर उसके डैड को बड़ा ही अजीब लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसे अब जल्द ही ओयांग को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में जब मिया की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसने ओयांग का कोट पहन रखा है। तो वो समझ जाती है कि जब वो सो रखी थी तो ओयांग उसको कोट से कवर करके चला गया था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिया की आंटी भी आ जाती है और अपने भाई को इस हालत में देखकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो मिया से पूछने लग जाती है कि भैया को क्या हो गया। तो ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप डैड खतरे से बाहर हैं। मैं आपको रात भर से कॉल मिला रही थी लेकिन आपने कॉल उठाया नहीं, आप कहाँ थी कल रात से। जब मिया की आंटी ये सारी बातें सुनती है तो वो उससे कहती है कि कल रात को वो अपने पति के घर पे गई थी उनसे डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। मिया की आंटी के लिए कुछ भी जरूरी नहीं था उनके जुए की लत के अलावा। और इसी तरीके से जब कल उसके भाई छत से नीचे गिर गए थे और मिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तब वो अपने दोस्तों के साथ मजे में बैठ के जुआ खेल रही थी। जब वो इसी तरीके से सोच रही होती है तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। मिया की आंटी नर्स के पास जाती है और उससे हॉस्पिटल का बिल पूछती है, जहाँ पर की बिल बहुत ही हाई होता है। ये सब सुनकर मिया की आंटी बहुत ही परेशान हो जाती है और मिया से बोलती है कि अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, एक काम करो कि तुम जल्दी से ओयांग को कॉल लगाओ और उसको हॉस्पिटल का बिल देने के लिए बोलो। ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि मैं ओयांग से पैसे क्यों मांगू, वो पापा मेरे हैं तो इसीलिए मुझे उनके बदले के पैसे देने चाहिए ना।
और वैसे भी पापा के अकाउंट में कुछ पैसे है, उसी से हम पापा का इलाज कर लेंगे। जैसे ही मिया की आंटी ये सुनती है तो उसको याद आता है कि जो उसके भाई के अकाउंट में पैसे थे वो तो उसकी आंटी ने ऑलरेडी उड़ा चुके हैं अपने जुए में। ये सब सुनकर उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो मिया से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, जो तुम्हारे डैड के अकाउंट में पैसे है तुम उन्हें उनके अकाउंट में ही रहने दो और ओयांग से पैसे मांग लो, क्योंकि क्या पता हमें आगे और भी पैसों की जरूरत पड़े, तब हम तुम्हारे डैड के पैसे यूज कर लेंगे। बट मिया उनकी बात नहीं मानती है और उनसे कहती है कि हम अपने ही पैसे यूज करेंगे, कब तक हम इस तरीके से ओयांग से पैसे मांगते रहेंगे, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा पति नहीं बना है अभी। और ऐसे ही कहकर मिया वहाँ पर से चली जाती है और अपनी आंटी को उसके पापा का ख्याल रखने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड ओयांग को उसकी और मिया की फोटोज दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सारी फोटो सोशल मीडिया पे डालने के लिए किसने कहा था। फिर ओयांग उनसे बोलता है कि ये फोटोज मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाली है बल्कि वे ने डाली है। वो हमारी शादी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, इसलिए उसने ये सब किया। ये सारी बातें सुनकर ओयांग के डैड उसको वो फोटोज डिलीट करने के लिए बोलते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम मिया से शादी नहीं कर सकते हो। ये सारी बातें सुनकर ओयांग को अपने डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डैड से बोलता है कि डैड आपने मुझे मिया के साथ शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था ना, तो अब आपको क्या हो गया? इस तरीके से आप मना क्यों कर रहे हैं? शादी आपके लिए कोई खेल हो रखा क्या? कल तो आप बोल रहे थे ना कि मिया मेरी एक बहुत ही अच्छी वाइफ बन सकती है, तो आज आपको क्या हो गया? ये सब सुनकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि पूरे रात भर मैं ये सोच रहा था कि मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें सच्चाई बता ही देनी चाहिए। मैं तुम्हारी शादी मिया से इसलिए नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मिया तुम्हारी बहन है। ये सारी बातें सुनकर ओयांग हंसने लग जाता है और अपने डैड से बोलता है कि डैड अगर आपको मुझे कोई अच्छा बहाना मिल जाए ना, उसके बाद ही आप मुझे मिया से शादी करने के लिए मना करना, क्योंकि आपका ये बेकार सा बहाना सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है। तो उसके डैड उससे बोलते हैं कि बेटा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ। और ऐसे ही कहकर वो उसको सारी बात बताते हैं। अपने डैड की ये सारी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसके डैड सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बट उसको अभी भी ये होप थी कि उसके डैड उससे झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो अपने डैड से बोलता है कि जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक मैं आपकी बातों पर भरोसा नहीं करूंगा। और ऐसे ही कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। ओयांग को सच्चाई बताने के बाद ओयांग के डैड ओरे को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि ओयांग की और मिया की फोटो जो सोशल मीडिया पर डाल रखी है उन फोटो को झूठा बता दो और एक पोस्ट डालकर ये क्लैरिफाई कर दो कि ओयांग और मिया के बीच में कुछ भी नहीं है। ओयांग के डैड जैसे ही ओरे से ये सब बोलते हैं तो ओरे ये सारी बातें चैनसे को बताती है। ओरे की बातें सुनने के बाद चैनसे उससे बोलता है कि मिया का मुझसे कुछ भी रिश्ता नहीं है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ओरे उससे बोलती है कि वैसे आज तो मुझे इतना परेशान क्यों लग रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सारी बातें सुनकर चैनसे उससे बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिजनेस से नहीं हटना चाहिए क्योंकि तुम इतनी बड़ी पोजीशन में हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ गवा दो। तो ओरे उससे बोलती है कि ये जो फैसला मैंने लिया है वो मैंने सोच समझ कर लिया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ अपने डैड की बातें सुनने के बाद ओयांग का तो दिल ही टूट जाता है और वो सोचने लग जाता है कि जो उसके डैड ने उससे कहा अगर वो सच है तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मिया से अब सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। दूसरी तरफ ओयांग से मिलने के लिए उसकी आंटी उसके ऑफिस में चली जाती है और उसके बारे में पूछने लग जाती है। बट वहाँ की रिसेप्शनिस्ट मिया की आंटी को अंदर नहीं जाने देती है और उससे बोलती है कि अगर आप सच में ओयांग को जानते हो तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। मिया की आंटी उनके सामने ओयांग और मिया दोनों का नाम लेती है, लेकिन वो किसी भी हालत में उसको अंदर नहीं जाने देते। ये सब देखकर मिया की आंटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उनसे बोलती है कि अब तुम रुक जाओ, ओयांग से बोलकर मैं तुम दोनों को पनिशमेंट जरूर दिलवा कर रहूंगी। जब वो इसी तरीके से उनसे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर चैनसे आ जाता है। चैनसे को देखकर मिया की आंटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चैनसे के पास जाकर उससे बोलती है कि मुझे ओयांग से मिलना है, प्लीज तुम जल्दी से मुझे उससे मिलवा सकते हो। मैं इन लड़कियों को कब से बोल रही हूँ कि वो मुझे अंदर जाने दे, लेकिन ये मुझे अंदर जाने नहीं दे रही है। एक्चुअली में ना भैया ने ना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर दिया था जिसके कारण वो छत से नीचे गिर गए थे और उनपे बहुत ज्यादा चोट भी आ रखी है। फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल वाले हमसे पैसे मांग रहे हैं और हमारे पास इतने ज्यादा पैसे है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ओयांग से पैसे मांग लेती हूँ। ये सब सुनकर चैनसे उससे बोलता है कि अब ओयांग आपकी हेल्प नहीं करेगा और ऐसे ही कहकर वो उनको एक पोस्ट दिखाता है जिसपे कि साफ साफ लिखा रहता है कि ओयांग और मिया के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है और वो सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी है। ये सब देखकर मिया की आंटी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे बोलती है कि अचानक से ओयांग को क्या हो गया। तो फिर चैनसे उससे बोलता है कि ओयांग को क्या हो गया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के बाद आप इस कंपनी में मत आना, वरना यहाँ के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और ऐसे ही कहकर चैनसे वहाँ पर से चला जाता है। दूसरी तरफ रोते हुए ओयांग मिया के डैड के सामने आता है और उससे बोलता है कि आज मुझे पता चला कि आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं और मिया से मुझे दूर रहने के लिए क्यों बोलते थे। बट जब आपको सारी रियलिटी पता थी तो क्यों आपने मुझे ये सब पहले नहीं बताया? अगर पहले से ही हम दोनों को ये सारी सच्चाई पता होती तो हम कभी क्लोज आते ही नहीं। ये सारी के सारे आपकी गलती है, क्यों आपने हमें पहले कुछ भी नहीं बताया? आखिरकार मैंने आपके साथ ऐसा किया क्या था? क्यों आपने मेरे साथ इतना ज्यादा बुरा किया?
बट क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो आप और मेरे डैड मुझसे कह रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। एक बार मुझे सच्चाई का पता तो लगाना ही होगा और जब तक मुझे कोई भी प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक मैं मिया को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वे मिया को कॉल करके बताते हैं कि ओयांग ने एक पोस्ट डाली है जिस पर उसने साफ साफ लिखा है कि उसके और मिया के बीच में कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मिया को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, तो वो वे से बोलते हैं कि तुमने ठीक से देखा था ना, ओयांग ने यही सब लिखा है क्या? तो वे उससे बोलते हैं कि हाँ मैंने ठीक से देखा है, ओयांग ने यही सब लिखा है, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये सब क्यों लिखा है। अचानक से उसको आखिरकार हो क्या गया है। बट अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम एक बार खुद भी चेक कर सकती हो। उसके बाद मिया जब अपना फोन चेक करती है तो वो उसमें देखती है कि जो कुछ भी वे कह रही थी वो बिल्कुल सच है। ये सारी चीजें देखकर मिया को कुछ भी समझ भी नहीं आता है कि ओयांग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ी ही देर में मिया अकेले बैठ जाती है और उसके बाद ओयांग को कॉल लगाने लग जाती है, लेकिन ओयांग उसका एक भी बार कॉल नहीं उठाता है। पहले ही मिया के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे सबसे ज्यादा भरोसा ओयांग पर था कि वो इस सिचुएशन में उसका साथ देगा, लेकिन उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जब वो इसी तरीके से ओयांग को कॉल मिला रही होती है तभी उसे ओयांग के डैड का कॉल आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। जैसे ही मिया ये सुनती है तो वो भागकर उसके डैड के पास चली जाती है, जहाँ पर ओयांग के डैड भी उसको ओयांग से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग के डैड से कहती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मुझे एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते तो आपने इतना बड़ा दिखावा क्यों किया? तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि आप मेरे प्यार को मुझसे दूर कर रहे हो और वो भी मेरे भले के लिए। आप चाहते क्या हो मुझसे? तो ओयांग के डैड उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम मेरा एक क्रेडिट कार्ड ले लो, तुम्हारे डैड के इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे तुम वो ले सकती हो, बट प्लीज मुझे तुम माफ कर दो। तो ये सब सुनकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बोलती है कि आप जैसे लालची लोगों को पैसों की कीमत पता है लेकिन इंसान की नहीं। आज तक मैंने ओयांग को और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप सब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। आज जब मुझे ओयांग की जरूरत है तो वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ रखा है। बट मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि मैं ओयांग से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके पैसों से नहीं, इसलिए इन पैसों को आप ही रखिए, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं अपने डैड का इलाज किसी न किसी तरीके से करवा ही लूंगी और वो भी अपने पैसों से। और ऐसे ही कहकर मिया वहाँ पर से गुस्से में चली जाती है। मिया जैसे ही हॉस्पिटल में जा रही होती है तभी उसको डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में बुलाते हैं। मिया जैसे ही वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर उसको बताते हैं कि पता नहीं किसने तुम्हारे डैड का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था। इस बार तो किसी तरीके से हमने उन्हें देख लिया था, लेकिन अगर थोड़ी भी देरी होती ना तो तुम्हारे डैड की जान भी जा सकती थी, इसीलिए अगली बार से तुम उनका ध्यान रखना। ये सब सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उनसे बोलती है कि आई एम सो सॉरी डॉक्टर, आज के बाद मैं अपने डैड का पूरी तरीके से ध्यान रखूंगी। एक्चुअली में जिस इंसान ने मिया के डैड का मास्क निकाला था वो कोई और नहीं था बल्कि था चैनज़े, जो कि डॉक्टर की ड्रेस पहनकर मिया के डैड का ऑक्सीजन मास्क निकालने के लिए हॉस्पिटल में आया था। जब मिया इसी तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रही होती है तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और उसकी आंटी उससे पूछती है कि क्या हुआ। ये सब देखकर मिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे बोलती है कि आप पागल हो गई थी क्या? मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे डैड के सामने रहना, अगर आज आप यहाँ पर रहती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पता है किसी ने डैड का ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया था, अगर उन्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। आप इतनी ज्यादा मतलबी कैसे हो सकती है? डैड को इस तरीके से अकेला छोड़कर आप कैसे यहाँ से जा सकती है? और आपने मेरे डैड के अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाले? मुझे उनकी जरूरत है, प्लीज मुझे वो पैसे वापस दीजिए, मुझे मेरे डैड का इलाज करना है, प्लीज मुझे वो पैसे वापस दीजिए। ये सब सुनकर उसकी आंटी उससे गुस्से में बोलती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तुम जाके ओयांग से पैसे मांगो। अरे तुम ओयांग से भी कैसे मांगोगे? अब तुम उसकी फियोंसे थोड़ी हो। कहा था ना मैंने कि वो अमीर लड़का है, उसे ठीक से पटा के रखना, लेकिन तुमसे एक काम भी नहीं हो पाता है। तुम एक नंबर के स्टूपिड लड़की हो, अब रास्ते में भीख मांगते रहना क्योंकि तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। ये सब सुनकर मिया वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक उसकी आंटी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मेरे घर में जाने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि तुम्हारे डैड ने वो घर मेरे नाम पे कर दिया। ये सब सुनकर मिया काफी हैरान हो जाती है और अपनी आंटी से कहती है कि ये आप क्या कह रही है, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद उसकी आंटी उसको जमीन के कागज दिखाती है। ये सब देखकर मिया उनसे बोलती है कि वो आपके भाई है, उनके लिए तो आप ये हाउस बेच ही सकती है ना, प्लीज मेरे और मेरे डैड की हेल्प कर दीजिए। मैं अपने डैड को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं किस तरीके से उनका इलाज करवाऊंगी। और इसी तरीके से मिया उनके पैरों पे गिड़गिड़ाने लग जाती है, लेकिन उसकी आंटी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसको वहीं पर ही छोड़कर भागकर चली जाती है। इन सारे सिचुएशन को देखकर मिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ वे को मिया की बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है और वो अपने भाई को कॉल करके बताती है कि उसने मिया को बहुत बार कॉल लगाया लेकिन मिया कॉल नहीं उठा रही है, आई थिंक वो किसी मुसीबत में है। ये सब सुनकर लीडो उससे बोलता है कि अगर मिया किसी मुसीबत में होगी तो वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए आ सकती है ना, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही कहकर लीडो कॉल काट देता है और अपना काम करने लग जाता है। दूसरी तरफ मिया उदास होकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर उनके होटल में काम करने वाला लड़का आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम कुछ खा लो, तुमने कब से कुछ नहीं खाया है।
देखना बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरे अगेंस्ट में हो गया है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए मेरे डैड, बस वो किसी तरीके से ठीक हो जाए। बट मैं उनके इलाज के लिए अब पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? मेरे पास मेरे डैड के इलाज के लिए लास्ट ऑप्शन मेरा घर बचा था, जो कि उन लालची आंटी ने धोखे से मेरे डैड से ले लिया है। अब मैं क्या करूंगी? ये सब देख कर वो लड़का उसको अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उससे बोलता है कि मेरे बैंक अकाउंट में उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत है, जिससे हम फिलहाल के लिए तुम्हारे डैड का इलाज कर सकते हैं। ये सब देखकर मिया उनसे बोलती है कि आपको अपने पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम कैसी बात कर रही हो? अंकल ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह माना है और आज मुझे उनकी हेल्प करने का मौका मिल रहा है तो मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा, प्लीज तुम इसे ले लो। तो ये सब सुनकर मिया उनसे बोलती है कि इस हॉस्पिटल की कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, इतने पैसों से कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब सुनकर वो लड़का उससे बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बट वो आइडिया बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये आइडिया हमें नहीं ट्राई करना चाहिए। तो मिया उनसे बोलती है कि आपके पास जो भी आइडिया आप मुझे फिलहाल के लिए बता दीजिए, क्या पता वही आइडिया मेरे काम आ जाए। तो ये सब सुनकर वो लड़का उनसे बोलता है कि क्यों ना हम उस स्टॉल को बेच दे। मैं मानता हूँ कि वो स्टॉल अंकल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस टाइम हमें पैसों की सख्त जरूरत है, फिलहाल के लिए हम उसे बेच देते हैं। जैसे ही तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे वैसे ही हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे और उसे दोबारा खरीद लेंगे। उनकी बात सुनकर मिया उनकी बात से कन्विंस हो जाती है और उस स्टॉल को बेचने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मिया जैसे अपने घर पे जाती है तो उसकी आंटी उसे घर के अंदर ही नहीं आने देती है। मिया उनको बहुत बार कॉल करती है और उनको वॉइस मैसेजेस भेजती है, लेकिन वो उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है और मिया को अंदर ही नहीं आने देती है। मिया घर के ही बाहर बैठकर रोने लग जाती है और उनसे भीख मांगने लग जाती है कि वो उसके डैड को बचा ले। मिया की इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद भी उसकी आंटी उसकी हेल्प नहीं करती है। दूसरी तरफ ओयांग पूरी सच्चाई को जानने के लिए बैंकॉक निकल पड़ता है। अपने इतने टफेस्ट टाइम में मिया को ओयांग की बहुत ज्यादा याद आती है और वो सोचने लग जाती है कि आज जब उसे सबसे ज्यादा ओयांग की जरूरत थी तभी ओयांग उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कहती है कि काश आज ओयांग उसके साथ होता तो वो इतना कमजोर अपने आप को कभी भी फील नहीं करती। जो कुछ भी मिया के साथ हो रहा था उससे मिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अकेले में बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है तो उसे सपना आता है कि सबके सब उसके अगेंस्ट हो गए हैं और अब उसका डैड को कोई भी नहीं बचा सकता है। इस सपने को देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ भी समझ भी नहीं आता है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ दोरन और उसका दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ओयांग आ जाता है। जैसे ही दोरन की नजर ओयांग पर पड़ती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओयांग के सामने जाकर उसको मारने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया है। दूसरी तरफ मिया और को स्टॉल खरीदने वाला एक लड़का मिल जाता है और वो मिया के डैड के स्टॉल की बेइज्जती करने लग जाता है और मिया से कहता है कि इस स्टॉल की मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि ये स्टॉल बहुत ही ज्यादा पुराना है और अगर मेरी जगह तुम इसे किसी को भी बेचोगे ना तो वो तुम्हें मुझसे भी कम पैसे देगा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि जितने पैसों में मैं तुमसे डील कर रहा हूँ तुम मुझसे डील कर लो। वो लड़का उस स्टॉल के बदले मिया को बहुत ही कम पैसे देने के लिए बोलता है। ये सब देखकर उनके स्टॉल में काम करने वाला वो लड़का मिया को उनको स्टॉल बेचने के लिए मना कर देता है, बट मिया को इस टाइम पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और बड़ी मुश्किल से उसको कोई स्टॉल खरीदने वाला मिला था, इसीलिए मिया उसे स्टॉल बेचने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में दुरन ओयांग से माफी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा ही कुछ बुरा बिहेव कर गई, बट उस गुंडे ने मेरी मॉम को मार दिया था और मुझे लगा उस सब की वजह तुम हो, इसलिए जैसे मैंने तुम्हें देखा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने तुम्हें मार दिया। तो उसके बाद ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कभी बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? तो फिर दोरन उससे बोलती है कि हाँ, मेरी मॉम ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है कि तुम मेरे भाई हो और तुम्हारे डैड मेरे पापा। फिर उसके बाद ओयांग उसको बताता है कि वो मिया को पसंद करता है। ये सब सुनकर दोरन काफी हैरान हो जाती है और उसे बोलती है कि वो तो तुम्हारी बहन है। तो ओयांग कहता है कि हाँ, मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला है। तो दोरन कहती है कि इस बारे में मिया को पता है, तो ओयांग उसे बोलता है कि नहीं, मिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। दूसरी तरफ ओयांग के डैड सीओ और सीओ के डैड को बताते हैं कि जो फोटोज कल वे ने मिया और ओयांग की पोस्ट की थी वो फोटोज झूठी है और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है, वो दोनों अब शादी नहीं करेंगे। ओयांग के डैड की ये सारी बातें सुनकर सीओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो फिर सीओ के डैड उनसे पूछते हैं कि इस तरीके से अचानक से उन दोनों की शादी कैंसिल कैसे हो गई? तो ओयांग के डैड बोलते हैं कि बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। तो उसके बाद सीओ के डैड बोलते हैं कि ओके, अगर ओयांग की शादी मिया के साथ नहीं हो रही है तो हम अपनी डील तो कर ही सकते हैं। आपको डील तो याद ही होगी कि आपको अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से करवानी होगी। ये सब सुनकर ओयांग के डैड बोलते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, अब ओयांग की शादी सीओ से ही होगी, बट उससे पहले सीओ को एक काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही कहकर वो सीओ को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को मिया को देने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मिया से कहते हैं कि उसको टाइम टू टाइम पैसे भरने पड़ेंगे वरना वो उसके डैड का इलाज नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर सीओ आ जाती है और वो उसकी बातें सुन लेती है। मिया जैसे ही सीओ को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली मिया को ऐसा कोई इंसान मिल गया था जिसे देखकर उसे इतनी ज्यादा खुशी हो रही हो।
तो उसके बाद सीयू उससे बोलती है कि अंकल की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई और तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। फिर मिया उससे बोलती है कि अपने डैड की देखभाल करते करते मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाई। थोड़ी ही देर में सीयू मिया को ओयांग के डैड का क्रेडिट कार्ड देती है और उससे लेने के लिए बोलती है। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि ये ओयांग के डैड का है और मुझे उनकी कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अब उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये सब सुनकर सीयू उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मेरा और ओयांग का रिश्ता पक्का हो चुका है। सीयू की बातें सुनकर मिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे बोलती है कि ये तुम क्या कह रही हो, ओयांग कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, मेरे साथ ये क्या क्या हो रहा है। तो सीयू उससे बोलती है कि मैं ओयांग को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है। तुमको पता भी है जिस दिन मैंने ओयांग को देखा था उसी दिन से मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी और उसी के लिए मैं फ्रांस से अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ आई ताकि मैं उसको अपने दिल की बात बता सकूं। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ओयांग को पसंद करती हो या नहीं करती हो, तुमने मुझे मना कर दिया था। अगर तुम मुझे उसी दिन बता देती कि तुम ओयांग को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी भी नहीं आती, बट तुमने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सब सुनकर मिया उससे बोलती है कि सीयू तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमको पता है कि मैं ओयांग को कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। अब मुझे समझ में आया कि तुमने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया था और उस दिन गोल्फ खेलने के लिए तुम क्यों चाहती थी कि मैं वहाँ पर ना आऊँ। मैं भी एक नंबर की पागल हुए, मुझे समझाती रह गई कि तुम ओयांग को पसंद करती हो और उसके साथ रिलेशन में आना चाहती हो, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास था, बट आज तुमने ही मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खैर मैं तुमसे ही क्या बोलूं, जब मेरा ही बॉयफ्रेंड ऐसा है, उसके साथ तो मेरा सारा नाता टूट ही चुका है, लेकिन मैं आज तुमसे भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ भी मेरा सारा नाता टूट चुका है। और ऐसे ही कहकर मिया वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ मिया गुस्से में अपने हाथ में हैमर पकड़कर अपने घर की तरफ जाती है। तभी मिया पर लीदो की नजर पड़ जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि मिया इतने गुस्से में क्यों अपने घर पे जा रही है। ये सब देखकर वो उनके स्टॉल में काम करने वाले लड़के को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, मिया इतने गुस्से में क्यों है। तो उसके बाद वो लड़का लीदो को सारी कहानी बताता है और उससे बोलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड तक ने उससे उसके बॉयफ्रेंड को छीन दिया और इसीलिए वो बहुत ज्यादा उदास है। शायद वो अपना सारा गुस्सा अपनी आंटी पे निकालने के लिए जा रही होगी। थोड़ी देर में मिया जैसे ही अपने घर पे जाती है तो उसकी आंटी बड़े ही मजे से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी मिया वहाँ पर आती है और वो उसका पूरा टेबल ही पलटा देती है और उसको हैमर दिखाते हुए उससे बोलती है कि जल्दी से मेरे डैड के जमीन के कागज मुझे दे दो वरना आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ये सब देखकर उसकी आंटी बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बोलती है कि प्लीज तुम मुझे मारना मत, मैं अभी जमीन के कागज लेकर आती हूँ। जब इसी तरीके से वो अपनी आंटी को डरा रही होती है तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो गुंडे भी मिया की आंटी से जमीन के कागज मांगने लग जाते हैं उनके उधारी वसूलने के लिए। उन गुंडों को देखकर मिया की आंटी बहुत ज्यादा डर जाती है और उनसे बोलती है कि अभी मैं जमीन के कागज लेकर आती हूँ और ऐसे कहकर वो अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में वो उनको जमीन के कागज देती है तो वो गुंडे वहाँ पर से जाने वाले होते हैं, तब तक मिया उनके सामने चली जाती है और उनसे जमीन के कागज मांगने लग जाती है। और इससे पहले कि वो मिया को नुकसान पहुंचाए तभी वहाँ पर लीदो आ जाता है और लीदो उन गुंडों को पैसे दे देता है। उन पैसों को देखकर गुंडे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर से खुशी खुशी चले जाते हैं। ये सब देखकर उसकी आंटी लीदो के सामने आती है और उसकी तारीफ करने लग जाती है, बट लीदो को उनकी सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए वो उनसे गुस्से में कहता है कि मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, इसलिए आप उससे दूर ही रहिए। और उसके बाद वो मिया को संभालने लग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।